हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस क्लासेस। और आज हम लोग ट्रांसलेशन की क्लास लेने वाले हैं। ट्रांसलेशन की क्लास में आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ सम स्पेशल एडजेक्टिव्स। अब उन एडजेक्टिव्स का यूज़ जो ट्रांसलेशन में यूज़ किए जाते हैं लेकिन कुछ कंफ्यूजिंग होते हैं, उनको आज हम क्लियर करेंगे कि कौन सा एडजेक्टिव कब यूज़ किया जाएगा। तो चलिए चलते अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं कौन कौन से एडजेक्टिव हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले नियम अनुसार होता है कि एल्डर व एल्डेस्ट का प्रयोग, यानी एल्डर व एल्डेस्ट का, बड़े के लिए एल्डर लगता है और ओल्डर लगता है। ओल्डर और एल्डर दो शब्द लगते हैं, तो इनका प्रयोग एल्डर या एल्डेस्ट का प्रयोग हम लोग कंपैरेटिव में एल्डर और सुपरलेटिव में एल्डेस्ट, इसका प्रयोग हम लोग एक ही परिवार के व्यक्तियों के लिए करते हैं। जबकि ओल्डर या ओल्डेस्ट का प्रयोग हम लोग विभिन्न प्रकार के परिवार के लिए किया जाता है। और ओल्डर तथा ओल्डेस्ट का प्रयोग पशुओं तथा निर्जीव वस्तुओं के लिए भी किया जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि गोविंद मेरा बड़ा भाई है, ये एक ही परिवार के हैं। तो इसको जो हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो यहां पे हो जाएगा गोविंद इज माई एल्डर ब्रदर। क्लियर। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मोहन उसका सबसे बड़ा पुत्र है। तो यहां पे दूसरे परिवार की बात हो रही है, लेकिन जो रिलेशन दिखाया जा रहा है एक ही परिवार के लिए दिखाया जा रहा है। यानी उसका और मोहन का एक रिलेशन है पिता पुत्र का, यानी कि एक ही परिवार के लिए हो रहा है। तो यहां पे हम लोग एल्डेस्ट का प्रयोग करेंगे कि मोहन इज हिज एल्डेस्ट सन। मोहन इज हिज एल्डेस्ट सन। अब यहां पे अगला एग्जांपल लेते हैं कि कमला सरला से बड़ी है। तो ये हमारे पास हो जाएगा कि कमला इज ओल्डर, क्योंकि ये क्लियर नहीं है कि कमला और सरला एक ही परिवार से है, हो सकता है अलग अलग परिवार से हो, तो इसलिए ओल्डर का प्रयोग करेंगे। कमला इज ओल्डर देन सरला। अब यहां पे देन का प्रयोग इसलिए क्योंकि कमला और सरला के बीच में तुलना की जा रही थी। यहां तुलना नहीं कर रहे थे, यहां एक लौता बताया गया एल्डर लगा दिया, लेकिन जब तुलना की जा रही है तो हम लोग देन का प्रयोग करेंगे। क्लियर। अब उम्मीद है कि ये इन एग्जाम्पल की सहायता से ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और उसके बाद हम लोग अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले नियम अनुसार होता है कि लेटर या लेटेस्ट का प्रयोग समय अथवा देरी सूचक शब्दों के लिए। जैसे कहा जाता है कि व्हिच इज द लेटेस्ट मूवी। लेटेस्ट मतलब अभी सबसे जल्दी की, हाल ही की। तो इस समय सूचक शब्दों के लिए लेटर या लेटेस्ट का प्रयोग किया जाता है। जबकि लेटर ये वाला, इसमें अंतर देखिए, खाली एक टी का अंतर है। ये लेटर और ये लास्ट का प्रयोग क्रम अथवा स्थान सूचक शब्दों के लिए किया जाता है। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सोहन यहां अधिक देर से आया। तो पहला एग्जांपल हमारे पास हो गया, सोहन यहां अधिक देर से आया। तो यहां पे इसका एग्जांपल हो जाएगा, सोहन केम हेयर लेटर। यहां एक समय सूचक शब्द था, इसलिए लेटर का यूज कर लिया हमने। फिर अगला एग्जांपल हमारे पास है, इस पुस्तक के बाद वाले अध्याय मनोरंजक हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा द लेटर, क्योंकि क्रम है, एक के बाद एक क्रम है, इसलिए इस लेटर का प्रयोग करेंगे। द लेटर चैप्टर ऑफ दिस बुक, बाद वाले अध्याय आर
इंटरेस्टिंग। एक और ले लेते हैं हम लोग, वह यहां पर सबसे देर से पहुंचने वाला व्यक्ति था। सबसे देर से पहुंचने वाला व्यक्ति था। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ही वॉज द लेटेस्ट टू रीच हियर, टू रीच हियर। क्लियर? तो उम्मीद है इन एग्जाम्पल की सहायता से ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो अगले रूल के अनुसार होता है कि फार्दर को अधिक दूर तथा फर्दर को कुछ दूर या कुछ और आगे के अर्थ में प्रयोग करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया कि आगरा फिरोजाबाद की अपेक्षा इटावा से अधिक दूर है, तो ये हो जाएगा आगरा इज फार्दर। आगरा इज फार्दर। अब यहां पे हमारे पास हो जाएगा अपेक्षा है तो देन लगाएंगे, देन के बाद हम लोग लगाएंगे फिरोजाबाद। आगरा इज फार्दर देन फिरोजाबाद। कहां से? फ्रॉम इटावा, मतलब इटावा से। तो फ्रॉम इटावा। क्लियर? कि आगरा इज फार्दर देन फिरोजाबाद फ्रॉम इटावा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि कृपया और अधिक देरी ना करें। कृपया और अधिक देरी ना करें। तो यहां पे कुछ और अधिक, कुछ दूर या कुछ और आगे या कुछ और अधिक, इसके लिए अब हम लोग फर्दर का यूज करेंगे। क्या कृपया है? तुमने लगाया प्लीज डू नॉट, प्लीज डू नॉट। अब देरी ना करें, मेक फर्दर, और देरी करना का मतलब होता है डिले। प्लीज डू नॉट मेक फर्दर डिले। क्लियर? तो ये दोनों एग्जांपल इन दोनों वर्ड्स के लिए हमने यूज कर दिए हैं। अब उम्मीद है कि ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर अगले रूल की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अगले नियमानुसार होता है कि नियरेस्ट का प्रयोग निकटता बताने वाले शब्दों के साथ, वाक्यों के साथ, इसमें ऐसे वाक्यों में जिसमें निकटता बताई जा रही हो वहां पे हम लोग नियरेस्ट का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कहा जा रहा है कि अगले घर में जाना है तो वहां पे हम लोग नेक्स्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल लिया कि मैं सबसे निकट के होटल में गया। मैं सबसे निकट के होटल में गया। तो ये निकटता बता रहा है, तो यहां पे हम लोग लगाएंगे कि मैं गया। आई वेंट टू द, सबसे निकट के, नियरेस्ट होटल। क्लियर? अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका हम कि मोहन अगले मकान में रहता है। मोहन अगले मकान में रहता है, मतलब यहां पे अगले शब्द का प्रयोग आ गया, अर्थात इस वाक्य में हम लोगों को नेक्स्ट का यूज करना है। तो यहां पे हो जाएगा मोहन रहता है। मोहन लिव्स। कहां पे रहता है? इन द नेक्स्ट हाउस। क्लियर? तो उम्मीद है इन दोनों वर्ड्स का यूज आपको इन एग्जांपल के साथ समझ में आ गया होगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए और फिर अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ एडजेक्टिव्स देखने में तो कंपैरेटिव दिखाई देते हैं, लेकिन इनका यूज हमें पॉजिटिव डिग्री में करना रहता है। तो कंपैरेटिव डिग्री का रूल क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री का यूज जब भी हम करते हैं तो वहां पे देन का प्रयोग करते हैं, तभी वहां कंपैरेटिव डिग्री मानी जाती है।
तो ऐसे वर्ड यहाँ पे जो मैं लिखने वाला हूँ, ये दिखने में तो कंपैरेटिव होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग जब भी सेंटेंस भी किया जाता है तो इनके बाद दैन नहीं लगाया जाता। इससे क्लियर होता है कि इनका यूज हमें पॉजिटिव डिग्री में करना रहता है। जैसे कि हमारे पास सेंटेंस आ जाता है फॉर्मर। ये किसान वाला फार्मर नहीं, ये फॉर्मर मतलब समय बताने वाला फार्मर है। फिर है लेटर, फिर है एल्डर, फिर हमारे पास है अपर, फिर है हमारे पास इनर, आउटर, फिर इंटीरियर, फिर आता है एक्सटीरियर, फिर आएगा मेजर, फिर माइनर। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो देखने में तो हमें ये कंपैरेटिव दिख रहे हैं, ये देखने में तो कंपैरेटिव लग रहा है, लेकिन इनका यूज जब भी सेंटेंस भी किया जाता है तो पॉजिटिव डिग्री में यूज होते हैं। जैसे कि हो जाएगा कि यह मेरे मकान की बाहरी दीवार है, यह मेरे मकान की बाहरी दीवार है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज आउटर वॉल ऑफ माई होम, दिस इज आउटर वॉल ऑफ माई होम। क्लियर। तो ये देखिए आउटर यहां यूज हुआ, ये कंपैरेटिव डिग्री में दिखने वाला है, लेकिन इसके बाद दैन नहीं लगाया गया, अर्थात ये क्लियर है कि पॉजिटिव डिग्री में यूज किया गया है। तो अब आप लोगों को उम्मीद है कि ये वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए इन्हें नोट कर लीजिए, फिर अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स अगले नियमानुसार ये होता है कि जो कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनको हमेशा हम पॉजिटिव डिग्री में ही रखते हैं, ना इनकी कंपैरेटिव बनाई जाती है, ना इनको कंपैरेटिव डिग्री में यूज करते हैं, ना ही इनको सुपरलेटिव डिग्री में यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल है कि यह संसार में एक अद्भुत इमारत है, अद्भुत इमारत है। तो इसका जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से करेंगे, दिस इज अ यूनिक, मतलब अद्भुत, यूनिक का मतलब हुआ अद्भुत, और इस यूनिक वर्ड का यूज जो हम अद्भुत है ये एडजेक्टिव है, तो इस यूनिक को हम लोग ना कंपैरेटिव में यूज करेंगे ना सुपरलेटिव में यूज करेंगे, ये हमेशा पॉजिटिव में ही यूज किया जाएगा। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है बिल्डिंग, और कहां पे, इन द वर्ल्ड। क्लियर। तो उम्मीद है कि ये वर्ड्स आपको समझ में आएगा कि ये वर्ड्स हमेशा पॉजिटिव डिग्री में यूज किए जाते हैं। तो चलिए इसे नोट कीजिए, फिर अगले नियम की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगले नियमानुसार ये होता है कि कुछ एडजेक्टिव ऐसी होती है जिनके पहले हम लोग दा लगा देते हैं, और दा लगाते ही वो एडजेक्टिव प्लूरल नंबर में बन जाती है, और उनके साथ जब भी हम यूज करते हैं, जो वर्ब यूज करते हैं वो प्लूरल नंबर वर्ब यूज करते हैं। जैसे क्या होता है, पुअर, पुअर माने होता है गरीब, लेकिन यहीं पे अगर दा पुअर लिख दिया जाए तो हो जाएगा गरीब लोग, अर्थात ये दा लगाने से जो पुअर है ये प्लूरल बन गया। या फिर हो जाएगा रिच, रिच माने होता है धनी, और इसी के पहले यदि हम लोगों ने दा लगा दिया द रिच, तो यहाँ पे हो जाएगा धनी लोग। तो इसी प्रकार से कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं कि उनको अगर उनके पहले दा लगा दिया जाए तो वो प्लूरल बन जाते हैं, यानी उस दा लगाने से, ये दा लगाने से ये जो एडजेक्टिव होंगे ये पूरी कम्युनिटी को, उस पूरी जाति को बोध कराने लगते हैं, इसलिए प्लूरल बन जाते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल लेते हैं कि बुजुर्ग लोग लालची होते हैं, बुजुर्ग लोग लालची होते हैं, एक ट्रांसलेशन हम लिख लिया। तो बुजुर्ग लोग के लिए हम लोग लिखेंगे द एज्ड, यहां पर हमने लगाया द एज्ड, तो ये हो गया हमारा बुजुर्ग लोग। उसके बाद फिर क्या बताया था हमने बताया था इसके साथ प्लूरल नंबर नाउन की यूज किया जाता है। प्लूरल नंबर नाउन को हम लोगों ने क्या बताया है, होते हैं, प्लूरल है ना तो आर लगा देंगे, द एज्ड आर ग्रीडी। क्लियर। तो अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं कि इसमें
या एडजेक्टिव, यहाँ पे एडजेक्टिव के माध्यम से एक पूरी कम्युनिटी का बोध करा जाता है, तो वहां पे उसी एडजेक्टिव में द लगा के हम लोग उस कम्युनिटी को पूरा बोध करा देते हैं और उसके साथ हम लोग प्लूरल नंबर वर्ब का यूज करते हैं। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कीजिए, फिर इसके बाद अगले रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब आ जाते हैं एडजेक्टिव सम एंड एनी का यूज। सम और एनी का यूज कहां कहां किया जाता है? सम का यूज हम लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस में करना रहता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग सम का यूज करते हैं। क्लियर? अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो हम लोग वहां पे सम का यूज करेंगे, और एनी का यूज हम लोग जब करेंगे तो हमारा इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है हम लोगों को सम का यूज। तो यहाँ पे एनी का यूज हम लोग इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे आप जानते हैं कि सम और एनी का यूज कहां कहां किया जाता है। फिर इसका हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे हो गया हमारे पास, यहां कुछ विद्यार्थी आए। पहला एग्जांपल लिया हमने, यहां कुछ विद्यार्थी आए। हाँ, एक चीज बता रहा, आप लोगों को भूल गए थे कि सम या एनी का अर्थ होता है कुछ। कुछ के लिए कहीं पर सम और कहीं पर एनी का यूज किया जाता है। तो वहां पे सम जो यूज होगा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए किया जाता है, और जब क्या कहते हैं कुछ के लिए एनी का प्रयोग हम लोग इंट्रोगेटिव या निगेटिव सेंटेंस के लिए करते हैं। तो जैसे यहां पर कुछ विद्यार्थी आए तो यहां पे हो जाएगा सम स्टूडेंट्स केम हियर, केम हियर। क्लियर? यहां सम स्टूडेंट्स केम हियर, कुछ विद्यार्थी आए। और फिर अगर ऐसे सेंटेंस ले लेते, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो आई हैव नॉट एनीथिंग, आई हैव नॉट एनीथिंग। यहां पे हम लोग नेगेटिव पाया इसलिए हम लोगों ने एनी का प्रयोग किया, लेकिन बहुत से जगह पर ये सेंटेंस आपको मिल जाएगा आई हैव नथिंग। तो ये नॉट एनीथिंग का जो कॉम्बिनेशन रूप है वो नथिंग के रूप में भी लिखा जा सकता है, लेकिन नॉट अगर लगाया आपने तो उसके साथ एनी का प्रयोग कीजिए। क्लियर? तो उम्मीद है कि ये जो एग्जांपल है इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि कुछ के लिए सम किस सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है और कुछ के लिए एनी कहां से किस सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद अगले एग्जांपल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब आ जाते हैं अगले सेंटेंस, अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड हमारे पास है प्रत्येक। प्रत्येक के लिए हम लोग ईच और एवरी, ये दोनों वर्ड्स का यूज करते हैं कि प्रत्येक के लिए ईच भी लगाया जाता है, एवरी भी लगाया जाता है। तो यहां पे जानते हैं कि ईच और एवरी का प्रयोग कहां कहां किया जाता है। ईच का प्रयोग हम लोगों को वहां पे करना रहता है जहां पे एक एक कर छांटने के भाव आते हैं, मतलब एक एक करके जहां पे छांटने के भाव आते हैं वहां पे हम लोगों को ईच का प्रयोग करना रहता है, और एवरी का प्रयोग दो से अधिक लोगों के लिए करना रहता है। जैसे यहां पे हमने यहां पे लिख दिया इसको, यदि सेंटेंस में, तो ये रूल है कि यदि सेंटेंस में एक एक कर छांटने के भाव आ रहे हो तो वहां पर प्रत्येक के लिए ईच का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां पे हमने ले लिया कि मैंने प्रत्येक विद्यार्थी को एक पेंसिल दी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसलेशन ये हमारे पास हो जाएगा कि आई गेव वन पेंसिल टू ईच स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट। अब वहीं पे अगर एवरी का प्रयोग करना हो तो एवरी का प्रयोग दो से अधिक के लिए, यदि प्रत्येक का प्रयोग है तो
वहां पर, तो वहां पे हम लोगों को जैसे दो से, यहाँ पे इस रूल के अनुसार कि दो से अधिक के लिए यदि प्रत्येक का प्रयोग है, यानी किसी भी सेंटेंस ऐसा है वहां दो से अधिक चीजें हैं, अब वहां पे अगर प्रत्येक शब्द आया है तो उसके लिए हम लोग एवरी का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पे लिखा हमने कि प्रत्येक विद्यार्थी के पास पेंसिल है, प्रत्येक विद्यार्थी के पास पेंसिल है। तो यहां पे प्रत्येक विद्यार्थी ने दो से अधिक के लिए प्रयोग किया है, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग एवरी स्टूडेंट हैव पेंसिल, एवरी स्टूडेंट हैव पेंसिल। क्लियर? तो उम्मीद है कि यहाँ पे ईच और एवरी में अंतर आप समझ गए होंगे कि ईच का प्रयोग एक एक करके छांटने के भाव के लिए किया जाता है, अब एवरी का प्रयोग वहां पे करते हैं जहां पे दो से अधिक चीजों के लिए प्रत्येक का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? चलिए इसे नोट कीजिए, फिर अगले नियम की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगले नियमानुसार होता है कि सेंटेंस में लिटिल का यूज, लिटिल का यूज सेंटेंस में वहां पे किया जाता है जहां पे किसी भी चीज को गिना ना जा सके। कि यहां पे लिखे तो लिटिल का प्रयोग ना गिनी जा सकने वाली वस्तुओं के साथ होता है, अर्थात एक शब्द में जान लीजिए कि लिटिल हम वहीं पे लगाते हैं जहां पे अनकाउंटेबल नाउन आता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही लिटिल का यूज किया जाता है। यहां पे लिखिए लिटिल प्लस अनकाउंटेबल नाउन। अब जितनी भी वस्तुएं अगर आ रही हैं अनकाउंटेबल नाउन में, उनको अगर क्या कहते हैं नहीं के बराबर करना है, थोड़ा के बराबर करना है, तो आप लिटिल का यूज करेंगे। अब ये लिटिल में भी तीन प्रकार का लिटिल यूज किया जाता है कि पहला तो खाली लिटिल होता है जिसका अर्थ होता है नहीं के बराबर, नहीं के बराबर। इस सेंटेंस में ऐसा कोई वर्ड आ जाए जिसमें अर्थ मतलब ये निकल रहा हो कि नहीं के बराबर है, और वो जो चीज बताई जा रही है कि नहीं के बराबर है वो अगर अनकाउंटेबल है, तो वहां पे आप लोग लिटिल का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लिया कि गिलास में पानी नहीं के बराबर है, गिलास में पानी नहीं के बराबर है। इसका ट्रांसलेशन हम लोग करेंगे कि देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास। क्लियर? तो यहां पे आप लोगों ने देखा कि यहां आप नहीं के बराबर के लिए अगर यूज हो रहा है नहीं के बराबर, तो यहां पे हम लोग लिटिल लगा देंगे और उसके साथ पानी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहां पे ये चीज क्लियर हो जाएगी कि लिटिल का यूज नहीं के बराबर के लिए नहीं किया गया, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया गया। ये चीज समझ में आई? फिर अगला आ जाता है दूसरा, इसी का प्रयोग हमें मिलता है अ लिटिल। इसका अर्थ हमें मिलता है थोड़ा, और इसका ट्रांसलेशन हमें मिलता है कि ट्रांसलेशन लिया गिलास में थोड़ा सा दूध है। ट्रांसलेशन में आ गया हम लोग कि लिखा गया है कि गिलास में थोड़ा सा दूध है, और इसको जब हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो यहां पे लिखेंगे कहीं भी कोई चीज पाई जा रही है तो देयर का प्रयोग करेंगे, तो देयर यहां पे ले आए हम लोग, देयर इज अ लिटिल दूध का मिल्क, क्योंकि अब यहां पे भी ये अनकाउंटेबल नाउन था इसीलिए लिटिल का यूज, तो यहां पे देयर इज अ लिटिल मिल्क, और कहां पे गिलास में, इन द ग्लास, तो देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द ग्लास। क्लियर? तो यहां पे ये दोनों एक तो हो गए। अब इसके बाद एक और वर्ड ऐसा होता है जो कि इसमें यूज किया जाता है, वो होता है द लिटिल। इसका अर्थ होता है थोड़ा परंतु सब, इसका अर्थ होता है थोड़ा परंतु सब। इसका एग्जांपल ले कि थोड़ी सी जो आशा मुझे थी मैंने त्याग दी है, अर्थात यहां पे आशा के बारे में थोड़ा सा लग रहा है कि इसमें थोड़ा परंतु सब, इसमें जो थोड़ी सी आशा थी वो भी उसमें सब कुछ, उससे सब कुछ आशा वही थी, ये छोटी सी चीज थी वो सब कुछ थी। मतलब जैसे कहा जाता है कि एक मनुष्य के पास थोड़े से रुपए हैं लेकिन उसके पास वही उतने रुपए हैं, तो वहां पे थोड़ा परंतु सब आ जाता है।
तो यहाँ पे भी वही चीज है कि थोड़ी सी आशा जो मुझे थी वो मैंने त्याग दी। तो आई हैव गिवन अप द लिटिल होप, यानी कि द लिटिल का यूज वहां पे किया जाता है जहां पे थोड़ा परंतु सब के लिए वर्ड्स का यूज किया जा रहा हो। तो द लिटिल होप आई हैड, कि मेरे पास जो कुछ थोड़ी सी आशा थी वो भी मैंने छोड़ दी। क्लियर? तो उम्मीद है कि इन एग्जांपल्स की सहायता से आपको ये जो लिटिल का यूज है वो एडजेक्ट कैसे किया जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर अगले हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करते रहा कीजिए, क्योंकि यदि आप लाइक करते रह रहे हैं तो मुझे भी लग रहा है कि आप भी वीडियो में इंटरेस्ट ले रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है। चलिए अगले नियम की तरफ चलते हैं। तो इसमें अगले नियमानुसार ये होता है कि हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा लिटिल जो अनकाउंटेबल चीज के लिए किया, अनकाउंटेबल नाउन के लिए लिटिल का यूज किया जाता है। लेकिन अगर थोड़ा शब्द काउंटेबल नाउन के लिए आ जाए तो वहां पे क्या यूज करेंगे कि अगर थोड़ा आ रहा है और उसके साथ काउंटेबल नाउन आ रहा है तो वहां पे हम लोग फ्यू का यूज करेंगे। और फ्यू भी हम लोग 3 प्रकार से यूज करते हैं। ये होता है फ्यू, फिर होगा आ फ्यू और द फ्यू। ये 3 वर्ड्स इसके भी यूज किए जा सकते हैं। अब यहां पे जैसे होगा, इस फ्यू का अर्थ हो जाएगा कि नहीं के बराबर, नहीं के बराबर। आ फ्यू का अर्थ होगा कुछ, और द फ्यू का अर्थ होगा कि यद्यपि, कम, परंतु सब, परंतु सब। अब इनके एग्जाम्पल्स को हम लोग लिख के देखते हैं स्टूडेंट्स। यहां पे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिख लिए हैं, जैसे इन दिनों नहीं के बराबर लोग ईमानदार हैं। तो नहीं के बराबर मतलब फ्यू का यूज होगा, तो फ्यू पर्संस आर ऑनेस्ट दीस डेज। उसके बाद हरी के साथ ही थोड़े हैं, मतलब कुछ हैं, थोड़े से हैं, तो हरी हैज अ फ्यू कंपेनियंस। अब यहाँ पे साथी के लिए कंपेनियन का यूज किया जाएगा। साथी के लिए आप फ्रेंड का यूज आप लोग नहीं कर सकते, साथी के लिए कंपेनियन का ही यूज किया जाएगा। अगर यहाँ दोस्त होता तो आप फ्रेंड्स लगा सकते थे। अब यहाँ पे होता है कि थोड़े से कागज जो मेरे पास हैं काले हैं, तो द फ्यू पेपर्स आई हैव, मतलब थोड़े से कागज, थोड़े हैं लेकिन सब कोई सारे कागज वही हैं। ये थोड़े से है, कम है, लेकिन सारे कागज वही है। तो द फ्यू पेपर्स आई हैव आर ब्लैक, थोड़े से कागज जो मेरे पास हैं वो काले। तो ये चीज हो गई क्लियर आपको। तो अब उम्मीद है कि फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का भी अर्थ आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो लिटिल का यूज किया जाएगा वो अनकाउंटेबल के लिए किया जाएगा और फ्यू का यूज किया जाएगा वो काउंटेबल के लिए किया जाएगा। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े हम लोग। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करते रहा कीजिए, क्योंकि यदि आप लाइक करते रह रहे हैं तो मुझे भी लग रहा है कि आप भी वीडियो में इंटरेस्ट ले रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है। चलिए अगले नियम की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हम लोग बहुत के लिए मैनी का भी यूज करते हैं, मच का भी यूज करते हैं। तो आज ये जान लीजिए कि मैनी का यूज कहाँ किया जाता है, मच का यूज कहाँ किया जाता है। तो मैनी का यूज जब भी हम करेंगे किसी भी सेंटेंस में तो वहां पे काउंटेबल नाउन आना जरूरी है। काउंटेबल नाउन यदि सेंटेंस में आ रहा है तो हम लोग मैनी का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो वहां पे हम लोग मच का यूज करेंगे। वहां पे हम लोग मच का यूज करके उसे हम सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। यानी कि अगर काउंटेबल नाउन है तो बहुत के लिए हम लोग मैनी लगाएंगे, अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो बहुत के लिए हम लोग मच लगाएंगे। जैसे पहला हो जाएगा हमारे पास एग्जाम्पल, बहुत से विद्यार्थी दिल्ली गए, तो इसका हो जाएगा मैनी स्टूडेंट्स हैव गॉन टू दिल्ली। क्लियर? दूसरा हमने एग्जांपल ले लिया कि मेरे पास बहुत चावल है, बहुत चावल है। तो यहां हो जाएगा आई हैव
मच राइस। क्लियर? तो इन दोनों एग्जांपल से आपको चीज क्लियर हो गई होगी। काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग मैनी का यूज करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच का यूज करते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है। उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर में मैंने जितने भी रूल आपको समझाए हैं, जितने भी नियम आपको बता रखे हैं, वो नियम वो रूल आपको समझ में आ गए होंगे और उनके एग्जाम्पल भी आपको देखकर क्लियर हो गए होंगे। तो ये वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लंबा भले हो गया, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल एडजेक्टिव का यूज सिखाना था, इसलिए थोड़े से वीडियो लेक्चर में लंबा होने से चलता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन में जाके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे कि मेरे आने वाले सारे वीडियो लेक्चर आपको सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम संबंधी मैथ के क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपको पूरी तरह से एकदम शॉर्ट ट्रिक मेथड से मिलेंगे, जिससे कि आपको वहां पे किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी और उस टॉपिक से संबंधित भी जो डाउट्स होंगे आपको एक ही वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। तो मिलते हैं लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।